सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बेटा व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 5 अलंकार, प्रश्नोत्तर हल व्याख्यान 2। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा उपमा अलंकार के बारे में, रूपक अलंकार के बारे में और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की सादृश्यता किसी वस्तु या व्यक्ति से दर्शाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, यानी कि गुणों की समानता के बारे में तुलना की जाए। रूपक अलंकार जहां उपमान और उपमेय के भिन्न होने का प्रमाण न मिले, अर्थात अभिन्न होने का प्रमाण मिले कि ऐसा लगे कि दोनों एक ही है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप नजर आए, वहां रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमान की संभावना देखी जाती है उपमेय में, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा के उदाहरण की बात करें तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के साथ उसकी तुलना की जा रही है। मुख ही चंद्रमा है, आरोप कर दिया गया है, और मुख मानो चंद्रमा है, सिर्फ संभावना की जा रही है। तो इन तीनों अलंकारों के बाद आइए अर्थ के आधार पर आगे के भेदों की चर्चा करते हैं। अगला भेद है बेटा, आज हम जो पढ़ेंगे वो है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है अतिशयोक्ति? जहां किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में तो अभी पूरी तरह से आग लग भी नहीं पाई थी और लंका जो है वो पूरी तरह से जल गई, और जितने भी निशाचर थे, जितने भी राक्षस थे, वो वहां से भाग गए। तो इसके उदाहरण को समझते हैं स्पष्टीकरण के साथ कि इस उदाहरण में श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति का वर्णन करने के लिए कवि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नगरी जल गई और राक्षस भाग गए। ठीक है, यह हनुमान की शक्ति का अतिशयोक्ति वर्णन है कि हनुमान में तो इतनी शक्ति थी या नहीं थी, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और लंका सारी जल भी गई और राक्षस भी सारे भाग गए। आइए अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, कड़त स्यात ही म्यान ते, असी रिपु तंते प्राण। क्या कहना चाहते हैं? स्पष्टीकरण के माध्यम से समझिए कि तलवार के मयान से निकलते ही शत्रुओं के प्राण निकल जाते हैं। कड़त मैंने निकलते ही, मयान ते साथ ही, मयान के निकलने से के साथ ही, असी मतलब तलवार के, मयान के निकलने के साथ ही जो रिपु है, जो शत्रु हैं, उनके तन से, उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। अभी तो मयान तलवार से तलवार जो है वो मयान से निकलती ही है, और जो शत्रु होते हैं उनके शरीर से तो प्राण ही निकल जाते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है कि जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में, मौन वाणी ने लिया। क्या कहा? स्पष्टीकरण देखिए कि वीरता पूर्वक शत्रुओं का सामना करने के वर्णन में असमर्थ वाणी के मौन हो जाने का अतिशयोक्ति वर्णन है। कि देखो, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया था, उसका वर्णन करने में वाणी को मौन हो जाना पड़ा, तब वाणी मौन हो गई, उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगला उदाहरण देखिए कि देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। क्या कहा गया बेटा? कि जो साकेत नगरी की ऊंची इमारत है ना, उसका वर्णन किया गया कि साकेत नगरी की जो इमारतें हैं वो इतनी ऊंची हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे आकाश से मिलने जा रही हो। साकेत नगरी की ऊंची इमारतों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है।
अगला उदाहरण क्या है कि भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। कि जो भूप हैं यानी कि जो राजा हैं, यानी कि वो 10,000, 10 भूप सहस, सहस मतलब हजार, 10 सहस भूप, 10,000 जो राजा हैं, ठीक है, एक ही बार सबने मिल करके उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लगे उठावन, उठाने लगे, लेकिन टरत नटारा, वो तो जरा सा इधर से उधर भी नहीं हुआ। ठीक है, कि जो शिव धनुष था, जो राधा सीता के लिए रखा गया था, कि जो सीता का वर्णन करेगा उसको पहले धनुष उठाना होगा, तो धनुष का अतिशयोक्ति वर्णन है कि 10,000 राजा भी मिलकर उसे न हिला सके थे, तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार। अगला अलंकार क्या कहता है कि वशर इधर गांडीव से, गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। कि अभी तो जो अर्जुन था उसके गांडीव से सिर्फ जो शर यानी बाण था सिर्फ अलग ही हुआ था, जयद्रथ के धड़ से उसका सिर तो वैसे ही अलग हो गया। कि अभी तो गांडीव से सिर्फ बाहर निकला ही था और जयद्रथ का जो सिर था उसके धड़ से अलग हो गया था। अगला उदाहरण है कि आगे नदियां पड़ी अपार, ठीक है, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आगे बहुत बड़ी नदी थी, ठीक है, राणा सोचने लगा कि घोड़ा कैसे पार उतरेगा, लेकिन अभी तो राणा सोच ही रहा था, तब तक तो चेतक उस पार भी पहुंच गया था। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या कहते हैं कि राणा के सोचने से पहले ही चेतक नदी के पार पहुंच गया, और नदी के पार पहुंच जाना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ठीक है, बहुत अतिशयोक्ति की गई है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अगले उदाहरण के माध्यम से समझें कि तारा सो तरनी धूरी, धरा में लागत जिमी, थारा पर पारा, पारावर यों हलत है। कि सूर्य का तारे के समान दिखना, थाली पर पारे के समान समुद्र का हिलना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। कि तारा सो तरनी धूरी, धरा में लागत जिमी, सूर्य का तारे के समान दिखना थाली पर, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य है वो थाली में एक तारे के समान लग रहा है, और ऐसा लगता था जैसे समुद्र हिल रहा है और उसमें जो पारा है वो पारे के समान, यानी कि समुद्र में जो सूर्य का प्रतिबिंब है जब वो हिलता हुआ नजर आता है तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो किसी पारे के समान समुद्र में हिल रहा है, और जो समुद्र है वो एक थाली के समान है। थाली के समान सूर्य में रूपी समुद्र पर वो पारा रूपी जो सूर्य है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा समझने की कोशिश की थी, देखा, जहां प्रकृति आदि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का या भावनाओं का आरोपण किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति या जड़ पदार्थ मानव की तरह सुख दुख हर्ष विषाद न्याय अन्याय की अनुभूति करते हुए प्रतीत होते हैं। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्टीकरण किया गया है कि हरी भरी धरती पर खिलते हुए तीसी के नीले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वे हरी पंखुड़ियों की खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे हो। देखो ये हमारी ग्रामश्री कविता की पंक्तियां हैं। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, यानी जो तीसी का पौधा है उस पर नीले रंग के जो फूल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो हरी पंखुड़ियों की खिड़की खोलकर वो बाहर झांक रहे हो, क्योंकि चारों तरफ खेतों में हरियाली छाई हुई है, फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे सूरज की किरणें चांदी की सी उजली जाली। लोहरे धरा से झांक रही नीलम की कली, जो पौधे हरियाली छाई हुई है उनसे हिलते हुए जो तीसी नीलम के जो नीले रंग के जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो वो खिड़कियों को
खोल खोल कर बाहर झांक रहे हैं, उसमें से नजर आते हैं वो नीले फूल। तो यहाँ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बेटा। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखो इसमें बहुत 3-4 अलंकार आ जाते हैं। अब इस उदाहरण में जो सांध्य बेला में संध्या, ठीक है, संध्या सुंदरी जो है वो आसमान से उतर रही है और वो किसी परी के समान लग रही है, तो यहाँ पर संध्या को एक परी के समान माना गया है, तो यहाँ पर रूपक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर परी से ही यानी परी के समान है, तो यहाँ उपमा भी है। अगर हम यहाँ धीरे धीरे की बात करें तो पुनरुक्ति भी है, और संध्या सुंदरी की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए क्या कहा था कि इस उदाहरण में सांध्य बेला में संध्या सुंदरी आसमान से उतरती हुई परी के समान प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अगला है मेघाए बड़े बंठन के सवर के। मैंने आपको सुबह भी बताया था कल, ठीक है, कि मेघ जो है वो बड़े ही बंठन कर सवर कर आ गए हैं, तो यहाँ पर मेघों को सज सवर कर आकर दिखाया गया है, उसे एक मेहमान के रूप में दर्शाया गया है। जो मेघ रूपी मेहमान है वो बड़ा ही सज सवर कर आया है। यहाँ रूपक अलंकार भी है। बंठन में न वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास भी है, और रूपी है तो रूपक भी है। स्पष्टीकरण देखिए कि उस उदाहरण में मेघ मानव की भांति बने ठने एवं सजे सवरे बताए गए हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले उदाहरण है लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। क्या कहा गया कि जो लता में खिली हुई कलियां नव मधु रस से भरी गागर जैसी प्रतीत होती हैं, अर्थात जो लता भी इन मधु रूपी रस से गगरियों को भर लाई है। यहाँ पर जो लतिका है, लता जो है, ठीक है, जो उसके ऊपर खिले हुए नए नए जो अभी खिले हुए फूल हैं वो रस से भरी हुई गागर के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लता है वो एक नायिका के रूप में है जो मधु रूपी रस से भरी हुई गगरियों को लाई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला है कि सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन मां सरीखी। स्पष्टीकरण देखिए क्या कहते हैं कि इस उदाहरण में ठंडी सुगंधित हवाएं माँ के स्पर्श के समान पवित्र लगती हैं। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि माँ अपनी स्पर्श से छू रही है हमें। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब कलियां जो है वो क्या है, मधुबन की सूखी कलियां उसके हृदय की पीड़ा को स्पष्ट कर रही है। अर्थात जो मधुबन है वो एक मधुबन के हृदय को देखा गया है कि देखो जब मधुबन अपने बागीचे को देखता है कि उसके कितने फूल हैं वो सूख गई हैं उसकी कलियां, तो यह मधुबन की सूखी कलियां जो है वो उसके हृदय की पीड़ा को स्पष्ट कर रही है, यानी कि दुख प्रकट कर रही है। अगला है कि खड़खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा। हवाओं का मानवीकरण है। जो बेसुध हवा है वो तालियां बजा बजा कर नाच रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पवन झुलावे केकी कीर बतावे देव। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। अब इसमें जो पवन है वो क्या है बेटा, पवन जो झूला झुला रहा है, ठीक है। जो केकी है वो क्या कर रही है, यहाँ पर कोयल का मानवीकरण किया गया है कि वो तोते के साथ बातें कर रही है, ठीक है। जो बसंत रूपी बालक है उस बालक के झूले को झुलाने का कार्य किया जा रहा है। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी, जो कोयल है वो उसे हिलाती है और ताली बजा करके चुप कराती है। तोते उससे बातें करते हैं, तोता और मैना। पंक्तियां कहती है कि पवन और तोते का कोयल का मानवीकरण है। जो पवन है वो झूला झुला रहा है, जो तोता है वो उससे बातें कर रहा है, और जो कोयल है वो उसके झूले उसको हिला हिला कर ताली बजा बजा कर चुप कर रही है। तो यहाँ पर इन सबका मानवीकरण किया गया है। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर देखो बेटा जो उषा काल है वो नायिका के रूप में है, ठीक है। उसका मानवीकरण किया गया है कि वो सुबह के समय, ठीक है, अपने तीर बरसाती हुई यानी कि सूरज की किरणों को फैलाती हुई लक्ष्मी के समान उदित हुई है।
अब यहाँ लक्ष्मी सी में उपमा अलंकार भी है और उषा को नायिका कहा गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण भी है। उषा को नायिका के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। ओ नियति तू सुन रही है, देखो यहाँ नियति है ना, उस पर मानवीकरण किया गया है, भाग्य को सुनाया गया है। ठीक है, नियति का मानवीकरण। अगला है सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ पर सतपुड़ा के घने जंगलों का मानवीकरण किया गया है कि वो नींद में डूबे हुए से लग रहे हैं, ऊँघते लग रहे हैं, अनमने से लग रहे हैं। सतपुड़ा के जंगलों का मानवीकरण किया गया। अब देखिए बेटा, अलंकार संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, कि जब हम अलंकार पहचानते हैं तो उस समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि किसी भी काव्य पंक्ति में कवि प्रतिभा के अनुसार एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, हमें बहुत सारे, मैंने अभी आपको बताए थे कि एक में उपमा भी था, मानवीकरण भी था, ठीक है, पुनरुक्ति भी था और अनुप्रास भी था। छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले अलंकार को ही प्रश्नों में स्वीकार करें। जैसे एक उदाहरण को समझिए, चिर जो जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर। अब इस पहले उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो हम कि को घटी या वृष भानुजा वे हलधर। स्पष्टीकरण में देखिए कि इस उदाहरण में पहली पंक्ति में ज वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, परंतु संपूर्ण दोहे के संदर्भ में अगर हम माने तो वृष भानुजा जो है वो राधा वृष भानु की पुत्री तथा बैल की बहन अर्थात गाय है। तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखेंगे तो श्लेष अलंकार है, और जो हलधर है उसका हलधर का मतलब बलराम भी है और हल को धारण करने वाला भी बैल है। तो वहां पर अनुप्रास की बजाय यहाँ पर बेटा श्लेष अलंकार का प्रयोग। ठीक है, हलधर यानी हल धारण करने वाले, बलराम या बैल। अर्थ स्पष्ट होते हैं, इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार, जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, दोहराई होती है। एक शब्द के अनेक बार प्रयुक्त होने किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकलने पर यमक अलंकार होता है। बार बार प्रयोग होता है लेकिन अर्थ अलग होता है। जब एक ही शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार होता है। जब शब्द एक ही होता है लेकिन अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ देता है, जैसे पानी था, मोती के साथ चमक था, ठीक है, चून के साथ पानी ही था, और मानुष के साथ उसका संबंध जो था वो सम्मान था, तो वहां श्लेष होता है। जब अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता दूसरी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, बाल कल्पना के से पाले हैं, तो वहां पर सा से सी वाचक शब्दों के साथ उसका प्रयोग होता है। जहां अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां जड़ प्रकृति पर चेतन मानवीय क्रियाओं का आरोपण हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि प्रकृति और चेतन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दें तो मानवीकरण है। जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के शौर्य कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि अतिशय बहुत ज्यादा उक्ति मैंने कह देना, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
तो आइए अब आपके गृह कार्य की चर्चा करते हैं बेटा, जो आपका गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 6 है, चौथा पांचवा आपने कल कर लिया था। मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आपको 2 अलंकार बताने हैं और उनमें बताना है कि उनमें मानवीकरण अलंकार क्यों है। उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकार का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताने हैं आपको। अब 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। पहली पंक्ति है कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दूसरा है बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश, इसमें भी कौन सा अलंकार है। भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा, यहाँ पर भी बताना है। चौथी पंक्ति है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। पांचवी है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान है। 8वां है दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। 9वां है तरु शिखरों पर थी अब राजती कमलनी, कुल वल्लभ की प्रभा। उसी की पंक्ति थी बेटा वो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये हमने आज भी किया था। 10वां है राम नाम मणि दीप धरो, जीवा देही द्वार, जीही देही द्वार, ये जीवा देही द्वार। तो आइए अब आपके गृह कार्य की चर्चा करते हैं, जो आपको मैंने कल दिया था। ठीक है, पहला प्रश्न था बेटा आपका कि उपमा अलंकार के चारों अंगों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म, चौथा वाचक शब्द। उपमेय कौन सा होता है, जिसकी में तुलना की जाती है। उपमान जिससे की जाती है। उन दोनों में फिर समान क्या होता है, और जो इनको वाचक बताता है, सा से सी सम सरिस, ये सारे वाचक शब्द होते हैं। तो आइए उदाहरण है कि नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब निशि वासर, निशि मतलब रात और वासर मतलब दिन। अब इसमें उपमान क्या है, उपमान है यशधारा जिसके माध्यम से तुलना की जा रही है। उपमेय क्या है, नदियां हैं जिसकी तुलना की जा रही है। नदियां किसके समान बहती हैं, यश की धारा के समान बहती है। वाचक शब्द है सी, और समान धर्म क्या है, बहती है। यश की धारा बहती है, नदियां बहती हैं, दोनों का समान धर्म जो है वो है बहना। ठीक है, तो बहना जो है वो है समान धर्म यानी ये साधारण धर्म। जो यश धारा है वो उपमान है जिससे उसकी तुलना की जा रही है। उपमेय नदियां हैं जिसकी तुलना की जा रही है। वाचक शब्द है सी। अगला जो प्रश्न है उसको समझिए बेटा कि लुप्त उपमा अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हमारा कि जिन काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी एक या एक से अधिक तत्वों अंगों का लोप हो जाए तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इनमें से किसी एक का भी लोप हो जाए तो वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो दोनों प्रश्न थे वो आपने कर ही लिए होंगे, और जिन बच्चों ने अगर आज तक भी नहीं भेजे हैं हमारे पास मेल पर, वो इसे अवश्य भेजें। और जो आज का गृह कार्य दिया गया है प्रश्न संख्या 6, 7 और 8, वो भी आपको अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में करना है। 8वें प्रश्न को आप अपनी पुस्तक में ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें अलंकार का नाम ही बताना है। तो 8वां प्रश्न आप अपनी पुस्तक में करेंगे, और जो 6ठा और 7वां प्रश्न है वो आप अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में करके हमें हमारी मेल आईडी पर भेजेंगे। कल अगले व्याख्यान में हम अभ्यास कार्य के साथ, ठीक है, प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको दोहरा लीजिए और इसको देखने के साथ साथ अपनी पुस्तक में से भी इसका अध्ययन कीजिए। मिलेंगे कल हम अगले व्याख्यान में नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।